हर सुबह की तरह आज की सुबह भी मुझे कुछ कहने लगी। जागो अंबिका जागो, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मन ही मन वह बड़बड़ा रही थी। यह सुनकर अंबिका की माँ उसे कहती है, तेरा ये पागलपन कब जाएगा? अब तू बड़ी हो चुकी है, पूरे 21 बरस की, फिर भी बचपना भरा है। तभी अंबिका कहती है, माँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। माँ ने अंबिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बता तेरा लक्ष्य क्या है? अंबिका ने तुरंत जवाब दिया, माँ मैं तो बस एक राजकुमारी बनना चाहती हूँ। माँ ने अपना हाथ अपने मस्तिष्क पर रखकर कहा, 2 वक्त की रोटी तो पहले मिल जाए, फिर बन जाना राजकुमारी। अंबिका की माँ को हमेशा से ही लगता था कि उसकी बेटी थोड़ी पागल है। कहाँ हम मजदूरी करने वाले और कहाँ वो महलों में रहने वाले। अंबिका के पिता रहते तो गांव में थे, लेकिन शहर में एक राजघराने में काम किया करते थे। गांव में उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी। अंबिका सबसे बड़ी बेटी थी, अरुंधति दूसरे नंबर की बेटी थी और अविराज सबसे छोटा बेटा था। मगर वह भी खुद को किसी राजकुमार से कम न समझता था। ना जाने अंबिका को क्यों राजकुमारी बनने का भूत सवार था। बात तो अभी भी राज की ही है। एक दिन अंबिका के पिता रामचरण शहर में राजघराने के महल में गए और अपना काम ईमानदारी से करने लगे। उनके जैसा काम करने वाला और कोई ना था, इसलिए राजघराने के महारानी ने उसे बंगले में ही रुकने के लिए कहा। अब रामचरण सालों बाद अपने गांव आते और अपने परिवार से मिलते थे। अब की बार रामचरण शहर जाने के बाद घर वापस आने का नाम ही नहीं लेते थे। एक दिन अचानक अंबिका को पिता की बहुत याद आ रही थी। वह उनसे मिलने शहर की ओर चल पड़ी, मगर उसे क्या पता था कि शहर जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। अंबिका सड़क किनारे से जा ही रही थी कि अचानक एक लंबी सी बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। अब अंबिका थोड़ी डर सी गई और उसे चक्कर आ गया। वह बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। उतने में ही गाड़ी से बाहर आकर एक राजकुमार ने उसे संभाल लिया था। होश आने पर अंबिका ने खुद को एक राजकुमार के बाहों में देखा। तभी हाथ झटकते हुए बोली, बड़े अजीब लोग हो आप, आंख बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? राजकुमार ने बड़े ही नरमी से जवाब दिया, अरे मुझ पर क्यों बिगड़ती हो? गलती तुम्हारी है, देखकर चलना चाहिए ना। अंबिका को घूरते हुए राजकुमार ने उसके सर पर लगी चोट को देखा और कहा, रुको 1 मिनट, तुम्हें कितनी चोट लगी है? यह सुनते ही अंबिका ने गांव वाली जगह पर हाथ फेरा और उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। यह देखकर अंबिका फिर से बेहोश होकर राजकुमार के बाहों में जा गिरी। उसे गाड़ी में बिठाकर राजकुमार अपने राजमहल में लेकर गया। महल में जाने के बाद अपने कमरे में उसे सुलाकर उसका पूरा इलाज किया, क्योंकि वह अमीरी गरीबी को नहीं मानते थे। उनके लिए सभी बराबर थे। थोड़ी देर बाद जब अंबिका को होश आया तो उसने अपने आप को एक राजमहल में देखा। वह अचंभित हो गई और राजकुमार जीत सिंह के कमरे से बाहर आ गए। बाहर एक समारोह चल रहा था और वह जीत सिंह के विवाह का था। जीत सिंह की माता अंबाला देवी अंबिका को देखकर बहुत क्रोधित होकर बोली, यह लड़की कौन है? इसे किसने अंदर आने दिया? क्या किसी को यह पता नहीं है कि यह एक राजघराने की इज्जत का सवाल है? किसी भी छोटे लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। अंबाला देवी बहुत ही अभिमानी थी। उसका स्वभाव गुस्सैल था। उसकी बातों को संभालते हुए जीत सिंह ने कहा, माँ इसे मैं लेकर आया हूँ। बेचारी बेहोश पड़ी थी, इस शहर में अजनबी है। तभी अंबाला देवी कहती है, तो क्या तुम सभी को अपने घर लेकर आओगे? जीत सिंह बोला, नहीं माँ, लेकिन बस अब आगे एक शब्द भी नहीं बोलोगे। रामचरण कहाँ गए हो तुम? जल्दी बाहर आओ। रामचरण बाहर आकर देखा तो सामने उसी की बेटी सर झुकाए हुए खड़ी थी। जब अंबिका ने रामचरण को देखा तो उसके गले लगकर कहने लगी, पिताजी आप यहाँ? सब हैरान हो गए यह सुनकर कि यह इनकी बेटी है। रामचरण ने कहा, बेटिया लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? अंबिका बोली, पिताजी हम तो आपको ढूंढते हुए यहाँ चले आए, बस रास्ते में हमें यह सज्जन व्यक्ति मिले और यहाँ ले आए। कोई बात नहीं बेटिया, अब चलो हमारे साथ। दोनों सर्वेंट क्वार्टर में जाते हैं। अब अंबिका को कुछ दिन वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि वह रामचरण को अपने साथ गांव वापस ले जाना चाहती है, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। राजघराने की महारानी अंबाला देवी के आदेश के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था। पूरा माहौल शांत हो गया था। तभी अंबाला देवी ने विवाह समारोह को 1 माह बाद होगा ऐसा ऐलान कर दिया था। सभी परिजन अपने अपने घर वापस चले गए।
राजकुमार जीत सिंह की मंगेतर राजकुमारी इरावती अब निराश हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि जीत सिंह के साथ विवाह होगा भी या नहीं। राजमहल के सर्वेंट क्वार्टर में रहने से अब हर दिन जीत सिंह के साथ अंबिका की मुलाकात होते रहती थी, मगर यह बात अंबाला देवी से छुपी न थी। अब अंबिका को अपने घर में सभी नौकरों की हेड बना दिया और सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। यह देख जीत सिंह ने अंबाला देवी से कहा, माँ, यह मैं क्या देख रहा हूँ? अभी अंबिका की उम्र ही क्या है जो आपने इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है? यह उचित नहीं है। अरे वह तो अपने पिता की खोज में आई थी। अंबाला देवी बोली, अब तुम हमें बताओगे जीत कि हमें क्या करना चाहिए? जीत सिंह बोला, नहीं माँ, मेरा यह मतलब नहीं था, आप समझ नहीं रही हैं। यह कहते हुए जीत सिंह बाहर चला जाता है। महल के बाहर बागीचे में तन्हा बैठकर कुछ सोचते रहता है। उसी समय माली काका आकर उनसे कहते हैं, राजकुमार, आप ये उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं माली काका, मैं आज तक अपनी माँ को पहचान नहीं सका। अंबिका की उम्र तो अभी खेलने और पढ़ने की है और माँ ने उन्हें काम पर लगा दिया। माली काका बोले, अरे वही ना, रामचरण की बिटिया, वह तो बड़ी ही चतुर है, तुम चिंता न करो, वह स्वयं इस जाल से बाहर निकल जाएगी। तुम तो जानते ही हो महारानी जी का स्वभाव कैसा है। हाँ माली काका, लेकिन पता नहीं मुझे अंबिका की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? बस इसी उलझन में फंसा हुआ हूँ। माली काका बोले, तुम भी बड़े भोले हो राजकुमार, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माली काका, तुम जानते नहीं हो, सच्चाई तो यह है कि मैं इनका बेटा हूँ ही नहीं, मैं तो एक अनाथ हूँ। बस राजमहल में मुझे पनाह मिली और राजकुमार की पहचान मिली है। माली काका को सब सच्चाई पता थी, मगर वह भी बता नहीं पा रहे थे। वचन में बंधे हुए माली काका ने कहा, सब्र रखो बेटा, एक दिन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान जरूर मिलेगी। राजकुमार पेशे से वकील था, दुनिया के लिए न्याय करते थे, पर खुद के लिए वह एक साधारण इंसान थे। एक दिन अचानक अंबाला देवी जंगल में शिकार करने गई थी। गलती से उसने एक हिरण का शिकार कर लिया था। जंगल के एक वनरक्षक ने बंदूक की आवाज सुनकर जंगल की ओर आकर देखा तो एक हिरण मर चुकी थी। अंबाला देवी के साथ रामचरण भी गया था। सारा आरोप रामचरण पर लगा था। अब रामचरण हवालात में कैद था, मगर अंबिका को यह मंजूर न था। वह असली मुजरिम की तलाश में थी। इधर रामचरण वचन दे चुके थे कि वह सच्चाई को किसी को भी नहीं बताएंगे। अंबाला देवी ने रामचरण को वचनबद्ध कर रखा था। एक दिन अंबिका जल्दी जल्दी में अपने पिता से मिलने थाने जा रही थी कि अचानक जीत सिंह से टकरा गई। जीत सिंह बोला, अंबिका कहाँ जा रही हो? वकील साहब, पिताजी जेल में बंद हैं, मिलने जा रही हूँ। जीत सिंह कहता है, रुको अंबिका, मैं भी साथ चल रहा हूँ। तुम अकेली कैसे जाओगी? वकील साहब, आप भी बड़े भोले हो। दोनों साथ में कार में बैठकर जाते हैं। रास्ते में एक दूसरी कार से टक्कर हो जाती है और अंबिका सीधे जीत सिंह की गोद में जाकर गिरती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे जन्मों का कोई नाता है। एक पल के लिए तो जीत सिंह अंबिका को अपनी बाहों में लेना चाहता है, पर फिर उसे उसका मन रोक लेता है, कहीं अंबिका को बुरा ना लगे। कुछ तो रिश्ता लिखा था ऊपर वाले ने, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, लेकिन दिल की बात जुबान पर न ला सके। थाने पहुंचने के बाद जीत सिंह ने पता किया कि रामचरण को अंदर किस जुर्म में डाला गया। थानेदार ने सब विस्तार से बताया और यह भी बताया कि यह अपराध आपकी मां ने किया और इल्जाम इनके सर मर दिया गया। यह सुनते ही जीत सिंह बौखला गया। तुरंत घर वापस आकर अपनी माँ से बोला, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अंबाला देवी बोली, बेटा, तुम्हें इन नौकरों के लिए हमदर्दी कब से होने लगी? यह हमारे नौकर हैं, हम जो बोलेंगे वो इन्हें करना पड़ेगा, समझे तुम? यहाँ पर सिर्फ हमारा हुक्म ही चलेगा। नहीं माँ, मैं किसी निर्दोष को सजा नहीं होने दूंगा, उसके बदले में जेल चला जाऊंगा। अंबाला देवी चिल्लाते हुए बोली, जीत सिंह कहीं दूर एक घने जंगल में चला जाता है और नशे में धुत होकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। महल में जीत सिंह की गुमशुदगी की चर्चा होने लगती है। जब अंबिका को इस बात का पता चलता है तब बेचैन होकर उन्हें तलाश करने लगती है। रास्ते में किसी सज्जन से पूछने पर वह बताते हैं कि एक राजकुमार इस जंगल की ओर जाते हुए नजर आए। जब अंबिका उस जंगल में गई तो जीत सिंह को जंगली लोगों ने बांध के रखा था। अंबिका ने उन लोगों से विनती की, राजकुमार को छोड़ दो। तब उन्होंने अंबिका से पूछा, क्या लगते हैं ये आपके? हम किसी अजनबी को ऐसे नहीं छोड़ते, क्या तुम्हें पता नहीं यह इलाका हमारा है? अंबिका बोली, देखिए, हमसे गलती हो गई, अब हमें जाने दीजिए। जंगली लोगों का एक सरदार कहता है,
इसके लिए तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम इस राजकुमार से विवाह करोगी तभी हम तुम दोनों को आजाद करेंगे, वरना हम में से कोई एक नौजवान तुमसे विवाह कर लेगा। बोलो मंजूर है? अंबिका सोच में पड़ चुकी थी, कैसे एक नौकर की बेटी राजकुमार से विवाह करेगी। वह सरदार से कहने लगी, ऐसा अनर्थ मत करो, और रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर जीत सिंह ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं अंबिका से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बस अंबिका से एक बार पूछना चाहता हूँ। सरदार बोला, इन दोनों को आपस में बात करने दो। जीत सिंह अंबिका से कहता है, सुनो अंबिका, यहाँ से बचने का बस एक ही रास्ता है, दोनों को विवाह करना ही होगा। वकील साहब, मगर इरावती जी के साथ नाइंसाफी होगी ना? उसका क्या, मैं यह अन्याय नहीं कर सकती। तो फिर हम दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? अंबिका बोली, नहीं, कोई और भी तो रास्ता होगा। इतने में ही सरदार उनके सामने आकर कहता है, हो चुकी बातें तुम्हारी, अब चलो, सब तुम्हारे विवाह का इंतजार कर रहे हैं। जीत सिंह और अंबिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर परेशान हो जाते हैं और मजबूरी में उनका विवाह हो जाता है। उसके बाद दोनों घर वापस आते हैं। जीत, तुम्हारे साथ ये अंबिका कैसे? उन्हें देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। माँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। यह सुनते ही अंबाला देवी बेहोश हो जाती हैं। करीब 2 घंटे तक होश में न आने के कारण पूरा राजघराना चिंतित हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो आंखें खोलती हैं तो जीत सिंह और अंबिका दोनों को महल छोड़कर जाने के लिए कहती हैं। जीत सिंह बोला, नहीं माँ, ऐसा अनर्थ मत करो। तुम कभी अपने थे ही नहीं जीत, तुम्हें पराया होने का प्रमाण दे दिया है। हमने आज तक तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा और एक राजकुमार का सम्मान दिया। उसका सिला तुमने इस कदर दिया, यह ठीक नहीं है। माँ, मुझे अपने से जुदा मत करो, मैं आज तक आपके प्यार के लिए तरसा हूँ। फिर भी अंबाला देवी नहीं मानती और दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं। उतने में ही जीत सिंह के पिता शमशेर सिंह आते हैं। जीत सिंह और अंबिका को जमीन पर गिरा देख उनको उठाते हैं और कहते हैं, अंबाला, यह तुमने क्या किया? घर के लक्ष्मी को बाहर करते हुए तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? अंबाला देवी बोली, आप तो चुप ही रहिए, यह आपकी गलती है जो 25 सालों से हम झेल रहे हैं। आखिर बेटा बाप पर ही गया है। शमशेर सिंह चिल्लाते हुए, अंबाला, बस अब एक शब्द भी नहीं। माना कि गलती हमसे हुई है, मगर इतनी बड़ी भी नहीं जिसकी सजा तुम इन बच्चों को दो। सब कुछ बिखर चुका था। ऐसे में जीत की दादी मतलब बड़ी रानी सा ने अपना फैसला सुनाया, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। सभी लोग सुन लीजिए, हमारे पोते ने भले ही मजबूरी में शादी की हो, लेकिन हमें उस शादी को मानना ही पड़ेगा। इस घर की बड़ी बहू का हम स्वागत करना चाहते हैं और पूरे रस्मों रिवाज के साथ दोनों का गृह प्रवेश किया जाएगा। दादी की इस फैसले को राजघराने के हर सदस्य को मानना पड़ा और दोनों का गृह प्रवेश हुआ। पूरी शिद्दत से रस्में निभाई गईं। थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी। अब वह रात थी जो नवविवाहिता जोड़ों के लिए खास होती है। वह थी सुहाग रात की रात। जीत सिंह मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने अंबिका से जबरदस्ती ही शादी कर ली। वह बेचारी तो अभी पढ़ना चाहती थी, ऐसे में उनके साथ सुहाग रात नहीं मना सकता। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अंबिका बोली, वकील साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, मजबूरी में आपको मुझसे विवाह करना पड़ा, वरना आपका विवाह तो राजकुमारी इरावती के साथ ही होता। नहीं अंबिका, तुमने तो मेरी सहायता की, जिसका मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, वरना वह लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मुझे नया जीवन दान सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से जीवन भर निभाऊंगा भी। अंबिका बोली, वो सब तो ठीक है, मैं पिताजी से क्या कहूँगी और गांव में अम्मा से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जीत सिंह बोला, उसकी चिंता मत करो, मैं रामचरण काका को समझा दूंगा, साथ ही दोनों गांव भी चलेंगे और सबसे माफी भी मांग लेंगे। शायद भगवान को यही मंजूर था। जीत सिंह अंबिका से भी इंतहा मोहब्बत करने लगा था। जब वह दूर रहती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था, मगर अपने प्यार का इजहार वो नहीं कर पा रहा था। जब तक अंबिका की उसमें हामी नहीं मिलती तब तक। कुछ समय बीतता चला गया। एक दिन अंबिका और जीत दोनों थाने गए और रामचरण को सारी हकीकत बता दी। यह जानकर वह भी चौंक गया। रामचरण ने दोनों को माफ करके उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजकुमार जी, आप मेरी बिटिया का साथ हमेशा देंगे, मुझे वचन दीजिए। जीत सिंह बोला, मैं वचन देता हूँ काका, आपकी बिटिया की खुशी अब मेरी खुशी है, मैं इसे कभी निराश नहीं करूँगा। फिर दोनों महल आते हैं। अब जीत सिंह रामचरण का मुकदमा खुद लड़ना चाहता है। वह रामचरण के वकील बन गए। अब जीत तो अंबिका की ही होने वाली थी, मगर उसी रात अंबाला देवी थाने जाकर फिर से रामचरण पर अपना इल्जाम उसके सर पर डाल देती हैं और वचन मांगती हैं कि यह राज एक राज ही रहेगा। जीत सिंह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह केस हारता ही जा रहा था।
तीसरे ही दिन कोर्ट में सुनवाई थी और जीत के पास कोई सबूत नहीं था। अंबिका ने बस एक ही तरकीब निकाली कि अगर पिताजी ने बंदूक चलाई तो जाहिर सी बात है कि बंदूक पर उंगलियों के निशान भी उन्हीं के होने चाहिए। जब फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट सामने आई तो वह नहीं मिल रहे थे। बाद में अंबाला देवी के उंगलियों के निशान की जांच हुई। अब की बार अंबाला देवी परेशान थी कि उसे अब कोई नहीं बचा सकता। 7 दिन बाद फिर से रामचरण के केस की सुनवाई थी और सबूत कोर्ट में पेश किए गए। फिर भी अंबाला देवी अपनी गलती को नहीं मान रही थी। उसे सजा तो हुई, लेकिन फिर भी जीत सिंह अपनी जीत पर नाखुश थे क्योंकि उसने अपनी माँ को ही सजा दिलवाया था। यह बात जीत सिंह को दिन रात परेशान कर रही थी। दरअसल शिकारी कोई और ही था। नाम अंबाला देवी का हुआ था। उस केस की फिर से जांच की गई और तब पता चला कि वह शिकार पड़ोसी गांव के एक मुखिया ने की थी, क्योंकि उस हिरण को जो गोली लगी थी वह बहुत छोटी थी और अंबाला देवी के बंदूक की गोली का आकार बड़ा था। यह बात अंबिका ने ही जीत सिंह से बोली थी। अंबाला देवी सिर्फ जुबानी तेज तर्रार थी, उनसे तो एक मक्खी भी मारी नहीं जाती थी। यह बात अंबिका को पता थी। जब एक दिन अंबाला देवी के हाथ पर धोखे से एक मक्खी बैठ गई तो अंबाला देवी उसे झटक कर दूसरी तरफ भाग रही थी। वहीं फिर से कोर्ट की कार्रवाई शुरू की गई और इस बार असली मुजरिम को सजा मिली। अब जाकर जीत सिंह के दिल को राहत मिली। उसने उसका श्रेय अंबिका को दिया। महल में अब खुशहाली थी। फिर भी अंबाला ने जीत और अंबिका को अभी भी माफ नहीं किया था। कुछ दिनों बाद अंबिका के गांव गए। जीत और अंबिका को देख सभी चकित हो गए। इतना सुंदर नौजवान आखिर है कौन? अंबिका की अम्बा शांति ने पूछा, अंबिका यह कौन है? जी नमस्ते, मैं जीत हूँ। रामचरण काका हमारे ही घर काम करते हैं। शांति बोली, हाँ बेटा, आप वही राजकुमार हो ना? बहुत ही तारीफ करते हैं अंबिका के पिताजी आपकी। अंबिका बोली, अम्मा बस बातें ही करोगी या राजकुमार जी को कुछ खिलाओगी भी? कितने दूर से आए हैं? शांति बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। शांति बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे तो ये बता, माँ से अम्मा कब से बोलने लगी? अंबिका बोली, प्यार से बोला है, माँ से अम्मा अच्छा लगता है। बातें चल ही रही थी, उतने में अरुंधति और अविराज भी आ गए। अंबिका को देख अविराज बोला, बहना यह हैंडसम कौन है? जरा हमें भी तो बताओ। अरे छोटू, यह तेरे साहब है। पिताजी इन्हीं के महल में काम करते हैं, इसलिए यह हम सबके साहब भी हुए कि नहीं? अविराज बोला, हाँ बहना, बात तो तुम पते की कर रही हो। वैसे यह तो राजकुमार जी लगते हैं। पिताजी इन्हीं की बातें करते रहते हैं, वही ना? अंबिका सर हिलाते हुए हाँ कहती है। अरुंधति भी कम न थी। आखिर उसने बातों बातों में कह ही दिया, राजकुमार जी हमारी बहना भी राजकुमारी से कम नहीं, बोलो तो शादी करवा दे। जीत अंबिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। बात को संभालते हुए जीत सिंह कहते हैं, अरे वाह, आपकी बहना है ही इतनी सुंदर, इन्हें तो राजकुमार ही मिलेगा। इसी बीच में शांति आ जाती है कुछ नाश्ता लेकर। अब राजकुमार थे शाही अंदाज वाले, उन्हें थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। अंबिका ने कहा, चलिए सब नाश्ता कर लेते हैं, और हाँ, राजकुमार जी को शहर की आदत है तो हम थोड़ा उनके लिए शहरी स्टाइल वाला इंतजाम कर देते हैं। जीत सिंह बोला, नहीं नहीं अंबिका, मैं समझ सकता हूँ यह गांव है तो मुझे भी तो गांव की स्टाइल सीखनी चाहिए ना। जी ठीक है, फिर चलिए नाश्ता करते हैं। सभी का नाश्ता हो जाने के बाद शांति राजकुमार जी के लिए आराम करने के वास्ते एक कमरे में इंतजाम कर रही थी। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।